करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चनों की। तो देखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का गठन कब किया गया, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो याद रखना, स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो राजस्थान का गठन जो हुआ 30 मार्च 1949 को हुआ। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, हाँ। नेक्स्ट देखिएगा, संप सभा की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गुरु ने की थी। याद रखिएगा, गोविंद गुरु ने की थी। और नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, भूताड़ा की जो लड़ाई हुई जैतर सिंह और सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुई, तो बिल्कुल ये कथन सही है। सिंगोली की लड़ाई राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुई, बिल्कुल ये भी कथन सही है। सारंगपुर की लड़ाई, ये कह रहा है राणा सांगा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुई। याद रखना, राणा सांगा की जगह आना चाहिए था राणा कुंभा। याद रखिएगा इस बात को। तो उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा सी ऑप्शन, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर दे रखा। अब काफी ने यहां पर मान सिंह संभाला होगा। याद रखिएगा, मान सिंह किसी और को नहीं, अकबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन अभिकथन के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसका कारण आर के रूप में है। तो एक कथन कह रहा है, जोधपुर राज्य के राष्ट्रगान धूसा में गोरादाई के आदित्य बलिदान का उल्लेख है तथा जोधपुर में रूपा गोराधाई नामक एक बावड़ी भी है। ठीक है। कारण कह रहा है कि गोराधाई ने जसवंत सिंह के राजकुमार कौन, महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र को के स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया था तथा जोधपुर साम्राज्य के उत्तराधिकार का जीवन बचाया था। तो बिल्कुल ये दोनों कथन सही है। हम गोराधाई के बारे में पढ़ते भी है कि किस प्रकार वो अजित सिंह को बचाती है, और इसी का उल्लेख दूसा में भी है। गोराधाई की ध्यान रखना छत्री भी है और बावड़ी भी है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिएगा नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके सामने प्रसिद्ध व्यक्ति दे रखे हैं और दूसरी तरफ याद रखिएगा आपके सामने, याद रखिएगा उनको जो अवार्ड दे रखे हैं वो दे रखे हैं। तो इसका उत्तर अच्छे से देख लीजिएगा, शैतान सिंह को दिया गया था परमवीर चक्र नंबर 4। ओके, उसके बाद याद रखिएगा अल्लाह जिला बाई कोर्ट सिंगर अवार्ड नंबर 3। ओके, उसके बाद देखिएगा विजयदान देत्था केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड नंबर 1 और विश्व मोहन भट्ट, ये पीछे बच गया आपके ग्रेमी अवार्ड। तो देख लीजिएगा अच्छे से, 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में पड़े हैं, 4 3 2 1 4 2 नहीं 4 3 1 2। उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सर आप बताओ, बदलते हुए स्तर को देखते हुए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। अभी बता रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, मैं किसी भी ना तो टीचर का नाम लूंगा ना इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा। जो भी टीचर पढ़ा रहा है और कंटेंट दे रहा है, तो उसी के कंटेंट में से क्वेश्चन आए हैं, बस एग्जामिनर ने इसको लैंग्वेज ही बनाया है। ये बात ध्यान रखें अच्छे से। आप अगर शुरुआती समय में अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो मैं पहले यही कहूंगा कि आप अगर कोई भी कोचिंग कर रहे हो तो सिर्फ पहले कंटेंट पढ़े। कंटेंट पूरा होने के बाद, यानी क्लास का और इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरा होने के बाद आप बुक की तरफ जा सकते हो। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वही आपके नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका पेशा दे रखा है। तो देख लीजिएगा, गौरीबाई की बात करें तो गौरीबाई आपके उत्तर हो जाएगा नंबर 3। ओके, उसके बाद अल्लाह जिलाबाई की बात करें तो गायक नंबर 1। ओके, उसके बाद स्वामी केशवानंद की बात करें तो उत्तर हो जाएगा आपके शिक्षा शास्त्री नंबर 2। ओके, और पीछे कपूरचंद कुलिस जो बच्चा है आपके उत्तर हो जाएगा नंबर 4। तो 3 1 2 4 देख लीजिएगा किस में पड़े हैं, 3 1 एक ही ऑप्शन में पड़े हैं। उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। हाँ, ओके, हाँ देखो काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे कि इन्होंने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बात कान खोल के सुन लेना, हर टीचर ने जो पढ़ाया उनका कंटेंट आया, और अगर बिलीव नहीं हो तो चिंता मत कीजिए, आज का पेपर होने दीजिए और नेक्स्ट अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जिन टीचरों ने मैराथन क्लासें ली है और ऑफलाइन क्लासें ली है, ध्यान रखिएगा उन्हीं के वीडियोस आपके सामने आने वाला है, कंटेंट आपके सामने आने वाला है। और जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं उनको पता है कि बिल्कुल क्वेश्चन है जू के जू आया है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो नहीं पढ़ रखा है और जिसका काम सिर्फ बोलना है, तो वो सिर्फ बोलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रमुख सभ्यताओं को उनके प्रथम प्रमुख उत्खनन और अन्वेषण के अनुसार आरंभिक से अद्यतन, इसका मतलब याद रखिएगा समयानुसार। तो समयानुसार में देख लीजिएगा, सबसे पहले कालीबंगा बी ऑप्शन। ओके, उसके बाद आहड़ डी ऑप्शन, उसके बाद याद रखिएगा गिलुंड सी ऑप्शन, और उसके बाद ए बागोर। तो देख लीजिएगा बी डी सी ए कहां पड़े हैं, ए ऑप्शन में। उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ये बात याद रखिएगा अच्छे से। ओके, उत्तर हो जाएगा बी डी सी ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अच्छे से। अब देखो, निम्नलिखित राजपूत शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। अब ये मेवाड़ के राजाओं का काल कर्मानुसार पूछ रखा है, कालक्रम पूछ रखा है। तो देखिएगा अच्छे से,
बिल्कुल सर, सही है सर, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आए हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे स्टूडेंट, मैं अभी भी कह रहा हूं हर टीचर अपना 100% देता है। अब स्टूडेंट पढ़ते सही नहीं है, या फिर सबसे बड़ी बात तो अगर आज के और अभी जो थर्ड ग्रेड के पेपर जो हो रहा है उसमें जो भी अधीनस्थ बोर्ड जो भी पेपर करवा रहा है उसकी एक ही कमी है कि पेपर का वेटेज यानी लेंथ बढ़ा दिया और लैंग्वेज क्वेश्चन बना दिए। वरना क्वेश्चन कल का पेपर हार्ड था, आज का पेपर देख लीजिएगा सीधे क्वेश्चन पड़े हैं उत्तर। अब जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, तो उनके लिए तो फिर ऐसा ही लगेगा कि भाई पेपर हार्ड था, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर देखिएगा ये मेवाड़ के राजाओं का है। तो मेवाड़ के राजाओं में, इन राजाओं में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह के बाद शासक हुए तेज सिंह के बाद समर सिंह, और समर सिंह के पुत्र हुए रावल रतन सिंह। तो ये रतन सिंह आगे जैत्र सिंह के बाद। रतन सिंह के बाद शाखा चली राणा शाखा में राणा हमीर हुए। अब राणा हमीर इसमें नहीं है। राणा हमीर के बाद याद रखिएगा सैत्र सिंह खेत सिंह हुए। सैत्र सिंह खेत सिंह भी है नहीं। खेत सिंह के बाद याद रखिएगा राणा लाखा हुआ। राणा लाखा के बाद मोक्कल हुआ। मोक्कल के बाद कुंभा हुआ। तो यहां हो जाएगा राणा कुंभा। ओके, और उसके बाद सबसे लास्ट हो जाएंगे सांगा, राणा सांगा। याद रखिएगा ये कर्म हो गया, तो इसको नंबर दे दीजिए सी डी और इसके बाद बी और ए। सी डी बी ए उत्तर पड़ा है आपका डी ऑप्शन में। हाँ बिल्कुल सही कहा। इस स्टूडेंट के कमेंट से मैं बिल्कुल सहमत हूं। सर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2.5 घंटे कम पड़ते हैं, कम से कम 3.5 घंटे चाहिए। आते हुए क्वेश्चन छूट गए, अधीनस्थ बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल श्याम, आपका जो ये कमेंट है बिल्कुल जायज है। एग्जामिनर ने बस क्वेश्चन को लैंग्वेज ही बना दिया और उसकी लेंथ बढ़ा दी, उसकी वजह से स्टूडेंट क्वेश्चनों तक नहीं पहुंच पाए, वरना स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन आते भी थे। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। युद्ध दे रखे हैं और युद्धों के आगे सन दे रखे हैं। तो याद रखिएगा सारंगपुर के युद्ध की बात करें तो 1437 4 नंबर। बुताड़ा के युद्ध की बात करें तो नंबर फर्स्ट 1227। खातोली की बात करें तो 1517 और खानवा की बात करें तो 1527 नंबर 2। तो देख लीजिएगा 4 1 3 2 कहां पड़े हैं, 4 1 3 2 बी ऑप्शन में पड़े हैं। ओके, और चिंता मत कीजिए स्टूडेंट, इन सब की आपके सामने प्रॉपर ऑफलाइन की ऑनलाइन की जो भी हमने क्लास ली है, उत्कर्ष के सभी टीचरों ने क्लास ली है, ये आपके सामने प्रूफ किया जाएगा कि ये जो सवाल है ये कंटेंट में से आए या नहीं आए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए, तो ये थे स्टूडेंट हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। तो एक बार बता दीजिए स्टूडेंट, राजस्थान हिस्ट्री के जो हमारे क्वेश्चन जो थे एक बार काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। हाँ 9 क्वेश्चन थे। इसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आर्ट एंड कल्चर में भी आते हैं, हिस्ट्री में भी आते हैं। जैसे कच्छावा वंश के हम सवाई प्रताप सिंह को पढ़ते हैं, तो वहाँ सवाई प्रताप सिंह में हम पढ़ते हैं कि 1799 ईस्वी में इन्होंने हवा महल बनाया। और हवा महल किसके लिए बनाया कि हवा महल रानियों के लिए, वो तीज वगैरह जो भी फंक्शन होते हैं उनको देखने के लिए बनाया। तो ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में भी होते हैं और हिस्ट्री में भी होता है। हाँ 9 में से 9 सही हुए सर। ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। तो बिल्कुल नेक्स्ट आगे आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने कैलाश सर। हेलो नमस्कार भावी शिक्षकों को उत्कृष्ट परिवार में प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पेपर देकर आ चुके होंगे और आप लोगों ने पेपर देख भी लिया होगा। जितना मतलब पेपर का लेवल L1 का था उस लेवल का पेपर L2 का नहीं था। L2 का पेपर उस लेवल का नहीं था। इसमें थोड़े से सरल प्रश्न थे। बात करते हैं अपन। काफी विद्यार्थियों को मैं अभी कमेंट भी देख रहा था, बच्चे कह रहे थे कि सर L1 वालों से अधीनस्थ बोर्ड की क्या शत्रुता थी, L2 का पेपर भी ठीक था, साइंस वाला भी ठीक था। अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन की। लो देखिएगा राजस्थान में बालक द्वारा पेंधनी और झांझरिया नाम के जो आभूषण धारण किए जाते हैं, मतलब इन्होंने पेपर उस तरीके से बनाया कि आभूषण का सवाल पहली पारी में भी था, दूसरी पारी में भी था, तीसरी पारी में, मतलब सभी में दिया है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को पेंधनी झांझरिया नाम के आभूषण अपन कहां पर धारण कराते हैं, तो ये पहने जाते हैं बच्चा पैर के अंदर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, गोगा मेडी गोगा जी का मुख्य स्थान है जो कहां पर स्थित है। देखिए हालांकि मैं ये चीज स्वीकार करता हूं, हमने लोक देवता खूब पढ़ाए हैं, लेकिन ये सवाल हमारे में से पढ़ाए मेरे पढ़ाया हुआ तो नहीं है, क्योंकि हम लोग गोगा मेडी जब भी पढ़ाते हैं तो गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ ही लिखाते हैं। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा घूम करके आया है। अगर ये घुमा है तो सभी के लिए घुमा होगा। अगर किसी बच्चे ने इसके अंदर किया है तो उसने या तो गलत किया होगा या बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया होगा तो ठीक किया होगा। क्योंकि गोगा मेडी अपने कहां पर है, नोहर, और नोहर अपने जगह कहां पर है, हनुमानगढ़, जहां पर इनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, महमूद गजनवी के द्वारा। जो इंद्रमानगढ़ जो है, इंद्रमानगढ़ दुर्ग, वहां पर ये बना हुआ है हनुमानगढ़ के अंदर। इसमें अगर किसी ने बटनेर किया है तो वो गलत ही किया होगा, बटनेर में ये नहीं है। कहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, इंद्रमानगढ़। तो ये मैं तो स्वीकार करता हूं कि मैंने तो ये नहीं पढ़ाया है इंद्रमानगढ़, क्योंकि गोगा जी खूब पढ़ाए हैं पर नहीं पढ़ाया हुआ है। तो कहते हैं कि यार ये अपने में से पढ़ाया हुआ तो कैसे पढ़ाया हुआ। तो गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर आया, इंद्रमानगढ़ के अंदर ये बना हुआ है। देख लेना आप लोग, है ना, जिसके भी आंसर है वो आप मिला लेना।
नादौरा चित्र शैली के संदर्भ में ये बिल्कुल पढ़ाया हुआ सवाल है, काफी सरल सवाल है कि इस प्रकार के चित्र चोखेलाओ महल की बात करें तो ये चोखेलाओ जो महल है ये मालदेव ने बनाया, जोधपुर शैली से इसका संबंध हुआ करता है। इसका मतलब इसका नादौरा से कोई लेना देना नहीं है। उदयपुर और ब्रज शैली का, बिल्कुल नादौरा पर उदयपुर और ब्रज शैली दोनों का प्रभाव पड़ता है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। नादौरा शैली में रामचंद्र, विठल, घासीराम, चतुर्भुज, नारायण ये सब चित्रकार थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। लघु चित्र या तो हमें मेवाड़ में मिलते हैं या अलवर के अंदर मिलते हैं, तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी हमारा गलत हो गया। बी और सी बिल्कुल करेक्ट है और बी और सी ये रहा हमारा बी आंसर। हाँ जी, अगला देखिएगा, कुचामनी ख्याल के बारे में पूछा जा रहा है कि कुचामनी ख्याल के बारे में बिल्कुल पढ़ाया हुआ आसान सा सवाल है। इस ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी है, बिल्कुल ठीक है। इस ख्याल के जनक कौन हो जाते हैं अपने? लच्छीराम जी हुआ करते हैं। इसमें ना एक आदमी वो जापान की तरह ओपेरा के समान ध्वनि निकालता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। महिला पात्रों की भूमिका, महिला नहीं, यहां पर महिला पात्रों की भूमिका कौन निभाते हैं? पुरुष निभाते हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसमें नृत्य गायन दोनों होते हैं, नहीं होते, इसमें केवल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, मतलब ए व बी सही है और ए व बी यानी कि ये हमारा ए आंसर ठीक हो जाएगा। दुर्ग, ये तो काफी सरल है, मैं कहूंगा मैंने पढ़ाया है, सबने पढ़ाया है, सभी जगह से ये सवाल आ रहा है। ओदक, ओदक का मतलब जलदुर्ग, और जलदुर्ग कौन सा? अपने गागरोन। पारिक, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाइयां बनी हुई हो, ये अपने जूनागढ़ का किला। पारिद, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल परकोटा, ये अपने चित्तौड़गढ़ का किला। और वनदुर्ग, वनदुर्ग में अपना कौन सा जाता है? सिवाना। तो इसमें देखो कौन सा जाएगा? 4 1 2, अपने 2 1 और 4 और 3, यानी 2 देखो, सबसे पहले ये रहा 2, फिर ये 1, फिर ये 4 और फिर ये 3, यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल जी सेठिया के बारे में काफी मतलब घुमा फिरा के सवाल दिया भाई साहब, कड़े खतरनाक वाला सवाल। कितना पढ़ा हमने कि कन्हैयालाल जी सेठिया का जन्म 1919 सुजानगढ़ चूरू के अंदर हुआ, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे कवि थे। तो साहित्यकार और कवि थे, ये महान कवि थे, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। फिर अपन की हिंदी भाषा की, उर्दू भाषा की और राजस्थानी भाषा की रचनाएं, इनके अलावा इसके पुरस्कार सब कुछ पढ़ा था। इनकी प्रमुख कृतियां भी हैं जिसमें मिंजर, लीलटांस इन्हीं की रचना है। लेकिन राधा नाम की जो रचना है, ये राधा नाम की रचना इनकी नहीं है। राधा नाम की रचना सत्य प्रकाश देवल की रचना है। यहां पर इन्होंने गड़बड़ कर दी है। सत्य प्रकाश देवल जिनकी रचना हुआ करती है, और सत्य प्रकाश देवल की रचना को ही 1960 में जो है काव्यात्मक रूप से प्रकाशित किया गया था। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर सपोज कीजिए यहां पर ए व बी दोनों होता ना, तो हम इसको ठीक कर सकते थे। लेकिन ये राधा नाम की रचना इनकी नहीं है, बाकी मिंजर इनकी रचना है, लीलटास इनकी रचना है, पर ये इनकी रचना नहीं है, इसलिए मैं इसको गलत कर रहा हूं। और कन्हैयालाल जी सेठिया की राधा नामक काव्यात्मक प्रकाशित, और बातारी फुलवारी तो अपने को पता है विजयदान देता की रचना है, तो ये भी अपने गलत हो गया। केवल ए आंसर सही होगा ये। अगर यहां पर ए बी दोनों होता ना, तब तो ठीक हो जाता, लेकिन ए बी नहीं होगा, क्योंकि बातारी फुलवारी सेठिया जी की रचना नहीं है। बातारी फुलवारी किनकी रचना हुआ करती है? विजयदान देता की रचना है, सबसे बड़ी रचना है। इनकी 10वीं रचना को जो है केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और इनके लिए 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया था। तो ये तो अपना गलत हो जाता है, तो केवल ए आंसर सही होगा इसके अंदर, ठीक है ना। अगला देखिए, बोलियां, काफी सरल सा सवाल था बोलियों के अंदर। बोलियों में शेखावाटी, ये अपने चुरू झुंझुनू के अंदर, मेवाती अलवर भरतपुर के अंदर, ढूंढाड़ी ये अपने जयपुर दौसा के अंदर, हड़ौती ये कोटा बूंदी के अंदर। तो इसमें आप मिलान कर लीजिएगा, 4 ये रहा, 3 ये रहा, 4 और इसके अलावा 1 2, सबसे पहला जाएगा 3 फिर 4, 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2, ये अपना आंसर हो जाएगा ए। तो बिल्कुल सभी का ठीक है। लो, करणी माता का मंदिर, सबको पता है कि करणी माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? देशनोक, और देशनोक जगह कहां पर है? बीकानेर के अंदर पड़ा हुआ है ये मंदिर, करणी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर, जहां पर वर्ष में 2 बार इनका मेला आयोजित किया जाता है। फिर ऊंट महोत्सव अपने कहां पर लगता है? बीकानेर में। कौन से महीने में लगता है? जनवरी महीने में, जिसमें नाचना नस्ल का ऊंट प्रति वर्ष विजेता रहता है। तो दोनों ही जगह अपने बीकानेर के अंदर है, यानी केवल इसमें ए आंसर सही होगा। ये रहा अपने ए। सरल सा सवाल था, कोई दिक्कत ही नहीं था। ये अपने प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, 2.5 दिन का झोपड़े से सवाल बार-बार आ रहा है। ये अजमेर के अंदर है। सावित्री माता का मंदिर ये अपने पुष्कर के अंदर, तन्नोट माता ये जैसलमेर के अंदर, और केला देवी अपने करौली के अंदर। सरल सा था। 4 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3, ये रहा अपने ए आंसर। सर गुरुजी लेवल 1 का पेपर लेवल 2 से कठिन था। बिल्कुल, लेवल 1 से तो लेवल 2 से तो लेवल 1 का पेपर बहुत ज्यादा कठिन था। कहां घुमाए हुए। मैं तो कहता हूं ऐसे जो सवाल आते हैं इनमें अगर अपन को 2 भी आ रहे हैं तो अपने ठीक हो जाता है सवाल। मतलब अगर 2 भी मिलान में मिल गए तो अपना पेपर एकदम ठीक बैठा है ना सवाल। जयपुर के अंदर देखो ये जंतर मंतर, अब देखो ये तो आराम से बच्चों को पता है जंतर मंतर से सवाल आ रहे हैं। जंतर मंतर सुबह वाली पारी में आया था कि जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया, ये भी जंतर मंतर के जगह पूछ लिया है। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का किला, अब सबको पता है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, 2 को मिलाओगे तो पता चल जाएगा। ये आबू के अंदर देलवाड़ा और डूंगरपुर में गलियाकोट, जहां पर पीर फखरुद्दीन का उर्स लगता है। मैं कहूंगा मैंने पढ़ाया, सबने पढ़ाया, सबका सवाल आया है, इजी सा सवाल था। 4 ये अपने 4 आ जाएगा, फिर ये अपने 1 आ जाएगा, फिर ये अपने 3 आ जाएंगे, और फिर ये अपने 2 आ जाएगा। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये अपना बी आंसर। ये बड़ा सवाल थोड़ा सा सरल था, वैसे मैंने आपको कहा भी था सुबह वाली पारी का अगर मैंने पेपर सोल्व कराया आप लोगों ने देखा हो तो मैंने कहा था कि देखो इसमें आपको कथनों का रीजन और ये कारण को चेंज करने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, बीच में लगा दो क्योंकि, और क्योंकि लगाते ही आपके सामने उसका आंसर सही आ जाएगा। देखिए 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये रानियों के लिए बनाया गया ताकि वे महल के अंदर बैठकर शहर के बाहर, मैंने कहा था गणगौर की सवारी निकलती थी, गणगौर की सवारी का बाहरी दृश्य दिखाने के लिए सवाई जय सिंह ने अपनी रानियों को लिए, क्योंकि राजपूतों के अंदर घूंघट पर्दा प्रथा चला करती थी, रानियां अपनी रोशनदान पर खड़ी होकर देख नहीं सकती थी, तो उनको बाहरी जुलूस वगैरह दृश्य दिखाने के लिए, ये इनकी व्याख्या भी कर रहा है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये अपना ए आंसर हो जाएगा। त्योहारों का एकदम क्रम जमाना है कि पहले कौन सा आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है, लेकिन साफ लिखा हुआ है कि चैत्र महीने से शुरू करना है। चैत्र महीने से शुरू करना है तो सबसे पहले अपने गणगौर, ये लो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, फिर अपने ये तीज अपने श्रावण महीने में आ रही है, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन, फिर अक्षय तृतीया ये वैशाख के अंदर आ रही है, और होली ये सबसे लास्ट में फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन आ रही है। तो सबसे पहले आ जाएगा ए के बाद आ जाएगा सी के बाद आ जाएगा बी, और फिर आ जाएगा डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी,
ACBD, ये अपना डी आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड़ला नृत्य के बारे में पूछा गया। गुड़ला नृत्य इजी सा नृत्य है। गुड़ला नृत्य कहां किया जाता है? जोधपुर में। गुड़ला नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ये नृत्य केवल पुरुष करते हैं? नहीं, ये नृत्य महिलाएं करती हैं, क्योंकि 140 त्रिजड़ियों का उन्होंने अपहरण किया था, तो ये महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर एक छिद्रित मटका रखती है, वो मटका गुड़देखा का प्रतीक होता है। नृत्य सातल देव की याद में किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। नर्तक योद्धा का वेश धारण करके करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो ए वैसी ये अपना डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करती है, योद्धा का वेश धारण नहीं करती है। नृत्यांगनाएं बिल्कुल एक सिंपल महिला जैसी पोशाक पहनती है, सिर्फ एक मटका रखती है, मटका रखकर नृत्य करती है। उदयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? बहुत ही सरल सा सवाल। उदयपुर में अपने कौन सी बोली आ जाएगी? मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली अपने कहां बोली जाती है? उदयपुर के अंदर। सेनानी जो रचना किनकी है? तो सेनानी रचना इजी सी, मेघराज मुकुल के द्वारा एक रचना लिखी गई थी, जिसका नाम क्या आपने? सेनानी। दिए गए कथनों के बारे में देखना है। सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी प्रचलित बोली सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अपने राजस्थानी साहित्य का सबसे मानक जो साहित्य है वो मारवाड़ी का साहित्य है। मारवाड़ी बोली राजस्थान की सबसे मानक बोली मानी जाती है। अब देखो मैंने क्या कहा, क्योंकि लगा देना, क्योंकि लगा देना महत्वपूर्ण बोली है, ये राजस्थानी का पर्याय समझी जाती है। अगर अपन बात करें मारवाड़ी बोली के बारे में, तो ये राजस्थानी बोली में मारवाड़ी राज्य की सबसे प्रचलित बोली है, राजस्थानी का पर्याय समझी जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक एवं भौगोलिक रूप से मारवाड़ राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बिल्कुल अपने ऐतिहासिक स्थिति की दृष्टि से देखा जाए, इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भौगोलिक दृष्टि से भी अपने मारवाड़ का काफी महत्व है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और क्योंकि लगाते हैं तो यहां पर क्योंकि में भी जम रहा है। आप पूरी लाइन को अच्छे से सुनना। देखो मैं बोल रहा हूं, सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी यानी कि मारवाड़ में प्रचलित बोली सबसे महत्वपूर्ण बोली है और कई बार राजस्थानी का पर्याय समझा जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक एवं भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये दोनों ही ठीक है, ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ये हमारा ए आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य में कला विधि के आरंभ से उद्यतन तक की विशेषता बतानी है। इस काल में साहित्य की नवीन चेतना। देखो अगर आपने पढ़ा, ये तो सबने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा ही था। मैंने कहा कि राजस्थानी साहित्य को अपने 4 भागों में बांट दो। सबसे पहले 1000 प्राचीन साहित्य, फिर पूर्व मध्यकालीन साहित्य, फिर उत्तर मध्यकालीन साहित्य, फिर आधुनिक साहित्य। फिर अपन पढ़ते 1050 से 1450, 1450 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। पहले अपन कहते हैं कि प्राचीन साहित्य के अंदर वीरता का वर्णन, वीर गाथा का काल। फिर आ जाता है अपने भक्ति काल, क्योंकि अपने देश के अंदर भक्ति का उदय हुआ था। फिर रीति नीति व श्रृंगार का काल, फिर अपने साहित्यकारों का काल। ऐसे करके ये चीज पढ़ाई हुई है और जो पढ़े हुए हैं उनको पता ही है। पहले वीरता कहां दिख रही? ये सबसे पहला जाएगा सी, फिर संतों का, फिर डी भक्ति काल, फिर रीति नीति व श्रृंगार, फिर बी और फिर ए। सी डी बी ए, ये रहा अपना बी आंसर। राजस्थान में स्थित सास बहू का मंदिर सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, जहां पर 2 मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर का पुनर्निर्माण गुहिल द्वितीय ने करवाया था। अद्भुत मंदिर कहते हैं, खुमाण रावड़ू का देवरा कहते हैं, पूरा विस्तार से पड़ा था। और ये अपने कहां पर बना हुआ है? नागदा। केवल ए और केवल ए, यानी ये रहा अपना ए आंसर। अब आपके जो है अगले सवाल कंप्यूटर के। मुझे लगता है कि आर्ट एंड कल्चर के जो सवाल थे, इसमें इस परीक्षा के अंदर जो भी अपने सवाल थे, इसमें केवल आपको इंद्रमानगढ़ जो दुर्ग था वो नहीं लिखाया गया होगा, बाकी सारे सवाल अपने नोट्स में से मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगले साल अपने कंप्यूटर वाले विक्रम सर अपने सराहने वाले हैं आपके सामने, प्रदीप सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शिक्षक बनने की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। नमस्कार साथियों। चलिए मित्रों, बात करते हैं अपने विषय अर्थात आईसीटी की। और आईसीटी के बेटा जो हमारे पास यहाँ प्रश्न आए हुए दिखते हैं, लगभग उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से ये सारे प्रश्न बन गए होंगे, है ना। और यहाँ लिखा हुआ है कि डेटा के प्रसंस्करण के लिए जो उत्तरदायी होता है, ये प्रसंस्करण के लिए डेटा स्टोरेज से प्राप्त करता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि सीपीयू के अंदर हमारे पास जो प्रोसेसिंग का काम करता है बच्चों, देखो एक है एएलयू, एक है सीयू और हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज है एंड सेकेंडरी है। तो सबको पता है ये बात कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो किसके लिए होता है? एएलयू जिम्मेदार होता है ना। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे पास ये हो चुका था। इसका काम क्या था? कंट्रोल करने का। तो इसने कंट्रोल किया है, तभी नाम है कंट्रोल। इसको बोलते हैं क्या? नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। इसे हम बच्चों क्या कहते हैं? तो नर्व सिस्टम ऑफ जो है तो कंप्यूटर कहते हैं। तो फिलहाल बेटा इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास ये फुल फॉर्म आया हुआ है यूआरएल का। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है हर बच्चे को पता होगा, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या कहते हैं इसको? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर साथियों। और जैसे देखा जाए हमारे पास, तो आपने देखा होगा जैसे यहाँ मिलता है अपने को शुरुआत में कैसे, तो https://www.utkarsh.com मान लीजिए ऐसा है। तो बेसिकली बच्चों इसको ही हम बोल देते हैं क्या? यूआरएल। और इसमें हमारे पास भाग में जैसे कि ये है प्रोटोकॉल, ये है सब डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, ये सब हम पढ़े हुए हैं। और यूआरएल का फुल फॉर्म तो यूनिफॉर्म रिसोर्स, तो रिसोर्सेस है, रिजर्व है, यूनिफॉर्म रिसर्च है, तो कट जाएगा और बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 72 का जो ए है वो हमारे पास बनेगा उत्तर। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा है कि ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है बच्चों। बिल्कुल विद्यार्थी हमारे जो होंगे तो अच्छे से जानते हैं इसको
कि हमने ट्रोजन में जो हार्ट्स की बात की थी कि ऐसे मेलवेयर जो क्या करते हैं भाई साहब, जो रूप बदल करके सिस्टम में प्रवेश करते हैं, दिखने में कुछ और होते हैं और एक्चुअल पर नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रोजन, है ना। ये रखिएगा ध्यान। और ये ट्रॉय मूवी पर बेस्ड था, हमने भी सुना था। और ये 100 प्रतिकृति नहीं करते हैं, यानी सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करते हैं, है ना। तो रखिएगा ध्यान कि ट्रोजन में बात क्या थी बेटा, तो ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता है, जबकि यहां हमारे पास लिखा है कि सेल्फ रेप्लिकेट होता है। तो ये बात बेटा जो हमारे पास है ट्रोजन हार्स मेलवेयर बेटा जो है, ये बात तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है, अर्थात कथन जो है तो ठीक है ए, लेकिन आर सही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है मित्रों। यहां हमारे पास जो है तो क्या बनेगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला बेटा हमारे पास है, यदि पासवर्ड निम्नलिखित से मिलकर के बने होते हैं तो उन्हें हैक करना कठिन होता है। छोटे अक्षर चाहिए, विशेष अक्षर, बड़े अक्षर, नंबर, है ना। इन सबका बेटा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पासवर्ड बनते हैं क्या, कठिन, है ना। पासवर्ड जो कि केस सेंसिटिव होते हैं बच्चों। क्या पासवर्ड कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पासवर्ड जो होते हैं मित्रों ये कैसे होते हैं, तो केस सेंसिटिव होते हैं। हमने आपसे बहुत बार बच्चों बात की है क्लासरूम में, है ना, कि पासवर्ड जो होते हैं केस सेंसिटिव, अर्थात यहाँ बेटा स्मॉल ए का लोअर ए का अलग अर्थ होता है और कैपिटल ए का क्या होगा, अपर केस में। लेवल ऑफ कठिन था, है ना। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, क्या रहेगा भाई साहब, तो हमारे पास जो है तो 1, 2 और 3 बेटा क्या है, बातें सही हैं, अर्थात 74 का जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ रहने वाला है हमारा। ठीक। नेक्स्ट बच्चों को से बात करते हैं। देखो प्रश्न हमारे पास बेटा आया हुआ है, ये आया हुआ है जनरेशन से। बिल्कुल बहुत ही बेटा आसान प्रश्न है, ये सारे आपसे बनने चाहिए थे और आपने ढंग से पढ़ा रहा होगा तो हिसाब से बन जाएंगे आप लोगों से। फर्स्ट जनरेशन जो बेटा कंप्यूटर है वहां आया था क्या, वैक्यूम ट्यूब। तो ए का तो भाई साहब 4 है। और मित्रों अगर आपको इतना भी पता था कि पहली पीढ़ी पर हमारे पास क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, तो ए का बेटा हमारे पास सिर्फ 4 एक ही विकल्प में है, अर्थात ऑप्शन डी। आप आगे करो या ना करो, आपको उत्तर तक पहुंच जाना था। क्लियर है। तो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास जो है यहाँ होता है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड बेटा हमारे पास वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके कौन आया, ट्रांजिस्टर। थर्ड बेटा हमारे पास कौन आया, आईसी। और फोर्थ बेटा हमारे पास आया माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम बोलते हैं क्या, वीएलएसआई। अच्छा फिफ्थ में भी क्या है, तो यूएलएसआईसी बच्चों इसको हम कह देते हैं, ये रखिएगा ध्यान। बेटा ये हमारे प्रश्न थे किसके, आईसीटी के, जो आपके एग्जाम पर बच्चों आज आए हुए हैं सेकंड शिफ्ट पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सबको बढ़िया से हल किया होगा। चलिए तो आपके पास चलिए तो बेटा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन प्रश्नों को बढ़िया से हल कर लिया होगा, है ना। और इसी के साथ देखो जनरेशन आपको पढ़ना था, बेसिक बेटा ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो बताओ भाई साहब पेपर कैसा गया आप लोगों का, बोलिए मित्रों। तो ठीक ठाक जिन्होंने देख करके आए भाई साहब, कोई ऐसे देख रहे हो जो पेपर देख करके आए हो, तो क्लासरूम की आप लोगों को याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी। हाँ सेकंड जो अभी सुबह पेपर बेटा जो हुआ है ना साइंस वालों का, थोड़ी सी क्या दिक्कत थी उसमें, है ना। मतलब बहुत सारे प्रश्न कैसे उसमें करंट अफेयर वाले हैं और उसमें कंप्यूटर है भी नहीं है, आप कुछ कह सकते रहे उसमें। तो ये सारे बेटा आप लोगों से बन गए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है। तो मित्रों ये है हमारे पास 5 प्रश्न आपका पढ़ाया। अच्छा आप पढ़ा बेटा, ये पढ़ाया नहीं तो पढ़ लो बेटा, नोट्स को ढंग से पढ़ने का प्रयास करिए और चीजें वो याद रह जाए तो बात बनती है ना। अगर ना बनेगी, लिखा हुआ था तो बच्चों को पता ही नहीं कि है कि नहीं है नोट्स में, भाई साहब ऐसे ऐसे बाहुबली मिलते हैं, है ना। एडी का मतलब क्या होता है बेटा, हिस्ट्री वाले बताएंगे आप लोगों को। ठीक है बिल्कुल बेटा, है ना। एडी मतलब सन है ना। चलिए वर्ष, इतिहास वाले से बैठे हुए हैं हमारे हिस्ट्री में एडी, है ना, बीसी एडी वाले हैं ना। किसी टीचर का कुछ भी नहीं आया बेटा, सुरेंद्र नोट्स ढंग से पढ़ा आपने, हैं बेटा। ये वही कह रहा है जिसे नोट्स को पढ़ता नहीं भाई साहब, है ना। टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं क्लासरूम पर उसे वास्ता नहीं, इससे कोई ताल्लुकात नहीं उसका कि क्या लिखाया जा रहा है, तो फिर चिल्लाते हैं यहाँ करके कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, है ना। जैसे इतिहास वाले गुरुजी हैं हमारे, है ना, सारे प्रश्न बेटा बने हुए हैं, लगातार बने हुए थे आप लोगों के साथ, लेकिन आपने नोट्स पढ़ी होगी तब तो बात बनेगी ना। आपने नोट्स देखे ही नहीं, है ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। 5 क्वेश्चन। और देखो ये भी जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न, है ना, ऑफलाइन का बच्चा मैं शायद ही कोई ऐसा जो कहेगा कि नहीं बेटा, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सामान्य प्रश्न बेटा आपको मिल जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं रहती है। ठीक है। विंडो की कट ऑफ क्या रहेगी, विंडो की कट ऑफ क्या रहेगी। देखो अभी तो कट ऑफ बेटा कोई बात नहीं है ना, अभी तो चल रहे हैं पेपर के बाद कुछ दिनों बाद, है ना, जब बच्चे जाते हैं नंबर कितने सही हो रहे हैं इतने क्या कुछ, है ना, तब कुछ एग्जैक्ट बात हम लोग कर पाते हैं। अभी से ऐसे ही है ना, पेपर हो नहीं पाए और कट ऑफ बताने आ जाए कोई, है ना, तो ये ठीक नहीं होता। हाँ लेवल अच्छा है बेटा। देखो अभी जैसे पेपर कल भी हुआ, पेपर आज भी हुआ, तो देखो लेवल तो बेटा वही है पेपर का, बस कर क्या रहे हैं वो आपके साथ थोड़ी सी गेम, माइंड गेम कर रहे हैं, है ना। कि आपको दिए हैं 4 विकल्प दे दिए, माने 4 कथन लिखे हुए हैं। अब वो बच्चा जिसे सारी बातें पता है ना, तो वो प्रश्न तो हल ही कर लेगा। हाँ आपने ऐसे प्रैक्टिस ना की हो या उसे आपने डील ना किया हो तो आपको टफ लग रहा हो, तो देखो वो अलग बात हो जाती है ना। अब ये या तो जिसमें कहूँ हमारे पास आ गया क्वेश्चन जोड़ी बनाओ, देखा होगा आप लोगों ने, जोड़ी बनाइए। तो अब इसमें उसने क्या किया, इसमें उसने एक ही क्वेश्चन पर आपसे 4 बातें पूछ ली, एक ही क्वेश्चन पर क्या किया उसने, 4 बातें पूछी। तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आप पढ़े तो इसको पहले से ही है कि हर पीढ़ी पर ये है, किसी को एक ही याद है, किसी को 2 याद है, लेकिन आपको याद कायदे से 5 पीढ़ियों की या ऐसे आप किसी विषय को बात करें तो आपको बातें पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है। चलो तो मित्रों ये हमारे आईसीटी के थे, बताइए और
साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, मस्त मजे में होंगे। और आज का पेपर जो है आप सब लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। पेपर का लेवल कह सकते हैं या प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अलग टाइप का था। ऐसा नहीं कि बहुत जटिल प्रश्न थे, ऐसा भी नहीं है कि आपसे प्रश्न नहीं हुए। बस बात यह है कि अच्छे से मेहनत करने वाला विद्यार्थी जो था, जिन्होंने पिछले 4-6 महीने में जमकर मेहनत करी है, जमकर अच्छे प्रश्नों का अभ्यास करा है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जो 4 महीने में ग्रेड 3 की नौकरी चाह रहे थे। दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने सेल्फ स्टडी नहीं करी। दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने लगा था कि बीएड जैसे हुई है, रीट की पात्रता परीक्षा जैसे हुई है, वैसे उनका ग्रेड 3 में चयन हो जाएगा। बेटा सरकार आपको नौकरी दे रही है ना, तो नौकरी दे रही है, इसका मतलब मेहनत तो मांगेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको लगता है कि बहुत सरल से पेपर आएंगे और तुम अगर सरल से पेपर आ भी जाता तो कट ऑफ बहुत हाई जाती। पेपर का लेवल अच्छा है, कुछ बदलाव हुए तो निश्चित तौर पर बदलाव के समय कुछ गलतियां रही, तो हम वो विद्यार्थी हैं जो पहली बार इस बदलाव को झेल रहे हैं। क्योंकि हमारी आने वाली जो अगला एग्जाम होगा, इसके बाद जो भी अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाएगा, उसमें जो बदलाव किए हुए होंगे, वो बदलाव जो है विद्यार्थी इजीली पढ़ेगा, करेगा और उस बदलाव को सही कर लेगा। लेकिन आप वो हैं जिनको आपको आइडिया नहीं था। आपने पुराने पेपर देखे तो आपको लगा था बहुत सरल से प्रश्न आएंगे, जाएंगे फटाफट से टिक करेंगे और एग्जाम में सिलेक्शन ले लेंगे। आपको ये लग रहा था कि नौकरी क्या है, जैसे बीएड में एडमिशन हुआ था, पीटीटी का एग्जाम था या रीट की पात्रता परीक्षा की तरह ग्रेड 3 के एग्जाम को निकाल देंगे। बेटा ऐसे नौकरी लगती नहीं है, क्योंकि सरकार जब आपके 60 साल के जीवन को अच्छा करके दे रही है तो मेहनत तो मांगेगी। बात रही अधीनस्थ बोर्ड ने पहले से आपको सूचित कर दिया था कि अच्छे प्रश्न होंगे, और अच्छे प्रश्न का मतलब प्रश्नों का पैटर्न कुछ अलग टाइप का होगा, है ना। और प्रश्नों का अलग अलग टाइप का होगा, इसका मतलब है कि कुछ नए टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले। इसमें 3 टाइप के प्रश्न ये लगातार जो 2 दिन से एग्जाम हो रही इसमें है। पहले टाइप का प्रश्न है जो बहुत सरल सा है, कोई दिक्कत नहीं, हर विद्यार्थी करा, लेकिन उसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी का सिलेक्शन नहीं कर पा रहा। एक प्रश्न है जो किसी से नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा, कुछ वर्ष दे दिए, आरोही अवरोही क्रम पूछ लिया, वो इतने सारे डाटा हमें याद नहीं। जैसे पॉलिटी में प्रश्न की बात करें तो एक डाटा पूछ लिया गया था कि पहली लोकसभा, दूसरी, तीसरी और चौथी लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी थी, हमें नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रश्न किसी को नहीं आ रहा। जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है उसने भी कौन सी लोकसभा में किसने पार्टी ने भाग लिया ये नहीं पता। यहां तक कि ठीक है राष्ट्रीय पार्टियों को पता हो, लेकिन लोकल पार्टी जो थी उनकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई, ये शायद ही विद्यार्थी को पढ़ के गया है ना। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी को आरोही और अवरोही क्रम समझ में नहीं आया। वो कह रहे सर हमें आरोही अवरोही क्रम समझ में आता तो हम मैथमेटिक्स ले लेते, ये आर्ट्स में क्यों आते। हम तो वो प्राणी हैं जिनको एसएसटी सब्जेक्ट जबरदस्ती दिलवाया गया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट रहे नहीं, कुछ अच्छे ढंग से थे, उन्होंने साइंस मैथमेटिक्स ले लिया, थोड़े से कम थे उसने बायोलॉजी ले लिया, थोड़े ठीक पढ़ने वाले तो उन्होंने कॉमर्स ले लिया। हम वो प्राणी हैं जो पीछे रह गए, कुछ भी लेने के लिए नहीं था। तब हमें कहा गया तुम आर्ट्स ले लो,